चलिए, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब तक हमने क्या क्या चीजें कवर कर ली इसके अंदर? हमने देखा शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, बोरोइंग, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, ये सब हमने कवर कर लिया। अब एक और असेट की बात करते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि इस टर्म का मतलब क्या है। जब हमने बोला कैश से तो हम समझते हैं नगदी, है ना। कैश इक्विवेलेंट से मतलब है द मोस्ट लिक्विड असेट, जो बहुत तेजी से कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं। जैसे कि बैंक के अंदर जो पैसा है, इट इज एज गुड एज कैश, हम इमीडिएट कभी भी निकाल सकते हैं। मार्जिन मनी, मार्जिन मनी क्या होता है? ये बैंक के पास रखा जाता है पैसा, उसे मार्जिन मनी कहते हैं। जैसे मैंने बैंक से कोई फंडिंग ली तो बैंक बोलता है आपको अपने बैंक अकाउंट में इतने रुपए तो सर मेंटेन रखना है। जैसे होता है ना, मिनिमम बैलेंस होता है आपका एक बैंक के अंदर, इसी तरह से मार्जिन मनी है। डेबिट बैलेंस ऑफ सीसी, इसका क्या मतलब है? सीसी क्या होता है? कैश क्रेडिट। सीसी यानी कैश क्रेडिट। तो कैश क्रेडिट का बैलेंस डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? कैश क्रेडिट का बैलेंस डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? कैश क्रेडिट लायबिलिटी है कि असेट है? कैश क्रेडिट लायबिलिटी है कि असेट है? आपने बैंक से उधार लिया, ये असेट है आपकी? देन हाँ, तो कैश क्रेडिट इज ए वर्किंग कैपिटल लोन। बैंक से हम पैसा लेते हैं, इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज ए लाइबिलिटी। लेकिन हमारे पास कभी ज्यादा पैसा आ गया उस अकाउंट के अंदर, हमने बैंक से ले रखा है 25 लाख की सीसी, और सपोज हमारे बैंक अकाउंट में कहीं से पैसा आ गया 26 लाख रुपए, तो डेबिट बैलेंस आ जाएगा। डेबिट बैलेंस मतलब असेट बन जाएगी। दैट मनी कैन बी इजीली विड्रॉन। तो हमने इसलिए लिखा है डेबिट बैलेंस ऑफ सीसी, वो भी है कैश इक्विवेलेंट। एफडी आप जानते हैं, चेक्स इन हैंड आप जानते हैं। एक ऊपर लिखा है स्टाम्प। रेवेन्यू स्टाम्प होते हैं, दे आर कंसिडर्ड एज गुड एज मनी। रेवेन्यू स्टाम्प आपने देखा कई बार, रेवेन्यू स्टाम्प कहीं पे आप पैसे लेंगे तो वो रेवेन्यू स्टाम्प चिपका के उस पर साइन करवाएंगे, एक वाउचर बनाएंगे, उस पर एक रेवेन्यू स्टाम्प लगाएंगे। सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सबसे पहले हमने मीनिंग समझा। कैश इक्विवेलेंट मीन्स देर आर सर्टेन एसेट विच आर इन द नेचर ऑफ मोस्ट लिक्विड असेट, उन्हें हम कैश इक्विवेलेंट कहते हैं। स्टाम्प बैलेंस इन बैंक, मार्जिन मनी, डेबिट बैलेंस ऑफ सीसी, एफडी, चेक्स इन हैंड, ये सब एग्जाम्पल हैं कैश इक्विवेलेंट की। जहां कैश की बात आई तो थोड़ा सा टेस्ट ऑफ कंट्रोल रिक्वायर्ड रहेगा। तो हमने बोला सर इंटरनल कंट्रोल अच्छा होना चाहिए कैश पर, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होनी चाहिए कैश कलेक्शन में, कैश जमा कराने में, कैश विड्रॉल में, कैश की रिकॉर्डिंग में, कैश के वाउचर अप्रूव करने में, कैश का वेरिफिकेशन होना चाहिए, और पेटी कैश बुक अगर है तो उसको मैच करना चाहिए, यानी उसके बैलेंस को लेकर आना चाहिए। ऐसे कुछ कंट्रोल हमें चाहिए। तो हमने कुछ एग्जाम्पल जनरल कंट्रोल्स के लिखे, आपको कोई और याद आए तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। सो टेस्ट ऑफ कंट्रोल ऑन कैश। टीओसी के बाद कैश के अंदर नेक्स्ट पॉइंट आता है एग्जिस्टेंस। बताएं कैश का एग्जिस्टेंस कैसे चेक कर सकते हैं? द बेस्ट वे इज टू वेरीफाई द कैश। फिजिकल वेरीफाई करेंगे। अगर कोई बोलता है मेरे पास 500 रुपए हैं, बोलेंगे दिखा, ठीक है। सो कैश वेरिफिकेशन, इसके लिए भी कुछ पॉइंट यहां पर है कि कैश वेरिफिकेशन में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इंडिविजुअली ये पॉइंट याद रखिए, हमको 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर हमको पूछें कि कैश वेरीफाई करते समय क्या क्या चीजों को आप ध्यान रखेंगे, तो इनकी बात करते हैं। पहला, सर ये सरप्राइज वेरिफिकेशन होना चाहिए। ठीक बात है ना, हम भी बैंक ऑडिट पे जाते हैं तो ऐसा ही करते हैं।
बैंक ऑडिट पे जा रहे हैं, पहले दिन कैश वेरीफाई नहीं करेंगे, दूसरे दिन शाम को मैनेजर के पास जाएंगे, बोलेंगे चलो सर 1 मिनट कैश वेरीफाई करके आते हैं। तो कैश वेरीफाई थोड़ा सरप्राइज होना चाहिए, तो कैश वेरिफिकेशन सरप्राइज वेरिफिकेशन होना चाहिए। दूसरा, बैलेंस शीट डेट एज वेल एज ऑन एनी डे ड्यूरिंग ऑडिट। ठीक बात है, हमारी बैलेंस शीट में तो क्लोजिंग का कैश आ रहा है, उस दिन अगर हम जाकर वेरीफाई कर पाए तो वेरी गुड, नहीं कर पाए तो एनी डे ड्यूरिंग द ऑडिट यू शुड वेरीफाई। तीसरा पॉइंट, सर ब्रांच कैश, पेटी कैश एक्सेट्रा ये सबको कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस शीट में तो टोटल कैश आएगा, कुछ कैश ब्रांच पर है तो उसे भी ऐड करना पड़ेगा, कुछ पेटी कैशियर के पास है उसे भी ऐड करना पड़ेगा। सो ऑल कैश, ब्रांच कैश, पेटी कैश, ये सबको कंसीडर करना होगा व्हाइल यू आर कंसीडरिंग वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कैशियर ही होना चाहिए, ये तो ठीक बात है ना। एक नोट कम निकला, वो बोलेगा मैं गया जब तो पूरा था सर, आप अभी गिन रहे तभी कम हुआ, राइट। तो कैशियर की प्रेजेंस में ही होना चाहिए। जनरली इसमें ऐसा होता है, दो लोग स्टाफ, मतलब दो हमारे लोग होते हैं, दो उनके लोग होते हैं, इस तरह से जनरली कैश वेरीफाई होता है। सो वेरिफिकेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कैशियर, और बाद में जब कैश वेरीफाई हो जाता है उस शीट पर सब लोग साइन करते हैं, कैशियर एग्री करता है हमारे पास इतना है और हम भी साइन करते हैं कि हाँ हमने इतना गिना। तो कैश वेरिफिकेशन में हमारे पास 4-5 पॉइंट हो गए। पहला, सर सरप्राइज होना चाहिए। दूसरा, सारे कैश को इसमें कंसीडर करना है, ब्रांच के, पेटी कैश को, सबको हमें कंसीडर करना है। तीसरा, सर बैलेंस शीट डेट, इसके अलावा एनी डे ड्यूरिंग द ऑडिट या वेरिफिकेशन होना चाहिए। चौथा पॉइंट, सर वेरिफिकेशन हमेशा कैशियर की प्रेजेंस में होना चाहिए और उनके द्वारा उस रिपोर्ट को, शीट को साइन किया जाना चाहिए। ये हो गया एग्जिस्टेंस, जिसमें हमने वेरीफाई किया फिजिकली कैश को। चलें आगे। कैश के रेस्पेक्ट में या कैश इक्विवेलेंट के रेस्पेक्ट में कंप्लीटनेस की बात कर रहे हैं। कंप्लीटनेस कैसे इंश्योर करें कि सारा पैसा या सारे कैश इक्विवेलेंट हमारे कंसीडर हो गए हैं। पहला पॉइंट, रफ कैश बुक, पेटी कैश बुक, बैलेंस टू मैच इन कैश बुक। अगर कोई किसी के पास ऐसा पेटी कैश बुक है या कोई रफ कैश बुक चल रहा है तो उसका बैलेंस मेन कैश बुक के अंदर ले लिया गया है, इस बात को इंश्योर कीजिए। ऐसा ना हो पेटी कैशियर का पैसा ऐड ही नहीं हुआ हो, तो कंप्लीटनेस का एक पॉइंट है ये। फिर एक वर्ड लिखा है कैश सेंसिटिविटी एनालिसिस। ये क्या है सर? अब तक तो अपने को वही पता था, आइसक्रीम खाने से दांतों में सेंसिटिविटी होती है। कैश सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या है? सपोज कीजिए किसी कंपनी के अंदर किसी दिन 1 करोड़ कैश रहता है, किसी दिन 1000, फिर किसी दिन 2 करोड़, किसी दिन 3000। दिस इज ए ह्यूज फ्लक्चुएशन। तो हम कैश सेंसिटिविटी एनालिसिस में क्या करते हैं, हम यही देखते हैं कि व्हाट इज द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ कैश, हाईएस्ट कितना कैश एंटिटी के पास ड्यूरिंग द ईयर रहा है और लोवेस्ट कितना कैश एंटिटी के पास रहा है। इन दोनों के गैप को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे किसी दिन एंटिटी के पास 2 करोड़ कैश था, जाएंगे मैनेजमेंट के पास, पूछेंगे सर का क्या, कैसे, कब 2 करोड़ कैश कैसे आया सर उस दिन? तो कोई रीजन होगा जस्टिफाइबल, तो हम मान जाएंगे कि सर ऐसा था उस दिन, ऐसी सेल शुरू करी थी हमने, दिवाली का मौका था सर, बहुत गोल्ड बिका तो इतना कैश आया। ज्वेलर हो सकता है दिवाली पे 2 करोड़ कैश आ जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमें चेक करना पड़ेगा। कैश सेंसिटिव एनालिसिस में क्या होता है, मतलब हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट को हम चेक करते हैं और उनकी कंसिस्टेंसी देखते हैं कि क्या इतना कैश उस दिन के लिए रीजनेबल था। Then next, impressed temporary cash slip check whether approved by authorized person। ये impressed क्या होता है, जैसे मैं कंपनी के काम से दिल्ली जा रहा हूं, तो मैं कैशियर के पास गया कि भाई कंपनी के काम से जा रहा हूं, लाओ 20,000 रुपए दो वहां के खर्चों के लिए, रास्ते के लिए। तो वो मुझे एक इम्प्रेस्ड बना के दे देंगे 20,000 रुपए। जब मैं वापस टूर से आऊंगा अपने वाउचर्स बिल के साथ सबमिट कर दूंगा कि 20 में से 18 खर्च हो गए, ये 2 वापस। तो जब बैलेंस शीट डेट की बात करें, उस दिन ऐसा टेम्परेरी कैश या इम्प्रेस्ड किसी को दिया हुआ हो सकता है। जब वो दिया हुआ होगा तो उसका एक वो वाउचर या स्लिप होगी, उससे आप वेरीफाई करो, क्योंकि एज ऑन डेट वो कंपनी का कैश है।
बराबर है ना। एज ऑन डेट, जब तक कि वो उसके खर्चे सबमिट ना कर देंगे मुझे, जब तक वो क्या है, कंपनी का कैश है। तो इसको कैसे वेरीफाई करेंगे सर? स्लिप होगी उसकी, जिससे किसी ने अथोराइज या अप्रूव किया होगा। जब मैं कैशियर के पास गया, 20,000 रुपए दे दो, तो वो क्या बोलेगा, जाओ पहले अपने बॉस का साइन लेके आओ। क्या आपको 20,000 रुपए उन्होंने अप्रूव किए हैं देने के लिए? राइट। तो हम जब हमारे बॉस का एक ऐसा, हर कंपनी में आप जब जॉब में जाएंगे बड़ी कंपनीज में कहीं, तो आपको ये सिस्टम पता चलेगा, ऐसा एक आईओयू शीट रखा होता है हर डिपार्टमेंट के बॉस के पास। आप बॉस के पास जाओगे कि सर दिल्ली जाना है, 10,000 कैश चाहिए, वो 10,000 लिख के उस पर साइन करके दे देंगे, आप कैशियर से जाके कैश ले सकते हैं। सो इम्प्रेस्ड या टेम्परेरी कैश स्लिप जो होगी, हम चेक करेंगे वेदर अप्रूव्ड बाय अथोराइज्ड पर्सन। आप ये ध्यान रखिए, क्या ये कंप्लीटनेस से क्लिक हो रही है आपको सारी चीजें? हमने पहला पॉइंट बोला, रफ कैश बुक, पेटी कैश बुक का बैलेंस मेन में आ जाना चाहिए। हाँ, कंप्लीटनेस की बात है। किसी को इम्प्रेस्ड दिया है, टेम्परेरी कैश दिया है, ये अपना होता है, तो सर ये बुक्स में आ जाना चाहिए, ये कंप्लीटनेस का पॉइंट है। कैश सेंसिटिविटी क्यों देख रहे हैं सर? उस दिन वाकई में इतना कैश था, या क्या इस दिन इतना कम कैश था? इस बात को चेक करने के लिए ये भी कंप्लीटनेस से रिलेटेड पॉइंट है। अब आ रहा है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बीआरएस। सर बीआरएस कैसे आ गया कैश में? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नॉट ओनली कैश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मेरा ऐसा मानना है कि बीआरएस की चेकिंग अलग से एग्जाम में पूछी जा सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको पढ़ने से पहले मुझे बताओ जरा कि बीआरएस बनाना आता है क्या आपको? आता है? कैसे बनाते हैं? हमने पहले लिखा बैलेंस एज पर अपनी बुक या बैंक बुक, को ये कि स्टार्टिंग पॉइंट होगा। फिर उसमें लिखते हैं ऐड चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। और हम क्या कर सकते हैं सर? बैंक के चार्जेस लगे सर, या डायरेक्टली क्रेडिटेड इन बैंक, ऐसी सब चीजें प्लस माइनस करके और एक बैलेंस पे पूछेंगे बैलेंस एज पर बैंक बुक। टेल मी हाउ यू विल डू ऑडिट ऑफ बीआरएस। चलिए अकल लगाओ यार अपनी, थोड़ी सी, थोड़ा लॉजिक लगाओ। ये आपके सामने मैंने बना दिया, आपका अकाउंटेंसी का नॉलेज, आपका ऑडिट का नॉलेज, उसके बेस पर एक एक पॉइंट बताओ। अच्छा, ये देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस ज्यादा आ रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले तो उसमें जो भी होगा बैंक और स्टेटमेंट मंगाएंगे, बैंक से डिटेल्स मंगाएंगे कि चेक में सबमिट हुआ तो क्या इंफॉर्मेशन बात। मतलब आप सोचो, अगर एक कंपनी वीकली बीआरएस बनाती है तो वो हर वीक बैंक से डिटेल मांगेगी कि बताओ हमारा ये क्या हुआ, ऐसा? इज इट पॉसिबल? नो। और वो डिफरेंस को रिकंसाइल करने के लिए तो ये बना रहे हैं, तो फिर डिफरेंस देखने का क्या मतलब हुआ? मेरी बुक्स के अंदर आ रहा है 50 लाख रुपए बैंक में है, बैंक स्टेटमेंट बोल रहा है सर 40 लाख ही हैं। ये बैंक स्टेटमेंट है ना अपने पास, बैंक स्टेटमेंट, तभी तो बीआरएस बन रहा है, नहीं तो बनता कैसे? नहीं तो बनता कैसे? हाँ बोलो बेटा। ये बैंक स्टेटमेंट से वेरीफाई हो जाएगा ना ये तो। और एंट्री है तभी तो डिफरेंस है, एंट्री है तभी तो डिफरेंस है, नहीं तो डिफरेंस ही क्यों होता? हम क्या करते हैं, देखो हमारे यहाँ अकाउंटिंग कैसे होगी, हमारा एक वेंडर आया, उसने बोला सर पेमेंट दीजिए, हमने उसको एक चेक बना के दे दिया और तुरंत हमारे यहाँ एंट्री कर ली, पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो मेरे यहाँ बैंक कम हो गया, पार्टी का बैलेंस कम हो गया। पार्टी कहीं चली गई, उसके बाद शादी में 15 दिन बाद आके चेक डाल रही है, तो मेरा बैंक बैलेंस तो बढ़ा हुआ आ रहा है बैंक में, जबकि मेरी बुक्स में तो आज ही कम हो गया है। तो इस बीआरएस की चेकिंग कैसे की जाए? ये एक बहुत फ्रॉड हो सकता है ना। ऐसे तो मैंने किसी पार्टी को एक चेक इशू कर दिया, मान लो मुझे प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, खर्चा बुक करना है, तो मैंने क्या करा, सर मैंने है ना ये काम कराया और इसका ये चेक इशू कर दिया। चेक तो 3 महीने पहले की डेट में भी इशू हो सकता है, तो मैंने मार्च में चेक इशू कर दिया फरवरी की डेट का, और अभी तक बैलेंस शीट डेट पे वो क्लियर हुआ ही नहीं है, तो ऑडिटर के सामने बीआरएस प्रेजेंट कर देंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक। तो एज एन ऑडिटर आप क्या चेक करना चाहते हैं इसमें?
कैसे चेक करें? अपने लिए तो बैंक में पेमेंट होगा तो सही होगा, यही मतलब हुआ इसका। तो अपन ये जो 3 एंट्री आपने करी, इन तीनों को चेक कर लो ना, हो जाएगा अपना काम। हमने बोला चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, 3 महीने चेक की उम्र होती है, अगले 3 महीने के स्टेटमेंट मंगाओ, क्लाइंट को बोलो अगले 3 महीने के स्टेटमेंट दो। अगर यहां पर चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड में सपोज मैंने 5 चेक की एंट्री की हुई है, एज एन ऑडिटर आपको इन 5 चेक के आगे लिखना चाहिए डेट ऑफ क्लियरेंस। आप 3 महीने, अगले 3 महीने के बैंक स्टेटमेंट मंगा के उसमें इन चेक्स को ट्रेस कीजिए कि ये चेक किस किस डेट में क्लियर हुए हैं। मान लीजिए 4 चेक की तो आपको क्लियरेंस की डेट मिल गई, 5वें की नहीं मिली, 3 महीने जा चुके हैं, क्या बोलेंगे मैनेजमेंट को? प्लीज रिवर्स दिस इन द बुक्स। इमीडिएटली आप इसको रिवर्स करके अपने बैंक बैलेंस को इन बुक्स बढ़ाइए, बिकॉज दिस चेक नेवर क्लियर्ड। समझ में आ रही है क्या बात? तो पहला पार्ट हम ये बोलेंगे कि सर जितने भी चेक रिकंसिलिएशन में खड़े हैं, इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, उनकी सब्सीक्वेंट क्लियरेंस कब हुई है, सब्सीक्वेंट पीरियड के बैंक स्टेटमेंट से उनकी डेट ऑफ क्लियरेंस देखेंगे। अगर वो चेक की ड्यू डेट जो वैलिड होती है तब तक क्लियर नहीं हुए हैं तो हम उन चेक्स को बुक्स में रिवर्स करवाएंगे। एक तो ये चेक करना है आपको, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी फिर हमने बोला बैंक के चार्जेस, सर बैंक के चार्जेस बैंक स्टेटमेंट से चेक करके उनकी एंट्री करवा लेंगे, वो तो ठीक है, वेरीफाई कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। डायरेक्टली क्रेडिटेड इन बैंक बट नॉट अकाउंट फॉर, तो उनको बैंक अकाउंट से देखेंगे और चेक कर लेंगे। तो बीआरएस की चेकिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑडिट का। ये यहाँ पर हमने 4-5 पॉइंट लिखे हैं बीआरएस की चेकिंग के, जो अलग से आपको पूछा जा सकता है। पॉइंट पढ़ते हैं। पहला, क्लाइंट्स प्रोसेस एंड पीरियोडिसिटी ऑफ बीआरएस। कोई वीकली बनाता है बीआरएस, कोई मंथली बनाता है, कोई क्वार्टरली बनाता है। तो क्या प्रोसेस है, क्या पीरियोडिसिटी है, किस गैप पर हम बीआरएस बनाते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ बीआरएस, क्या क्या करना है इसके अंदर। पहला, बैलेंस एज पर बैंक बुक वेरीफाई कीजिए बैंक स्टेटमेंट से। जो आप लोगों ने बोला पॉइंट कि हमारा जो बैंक बैलेंस हम दिखा रहे हैं कि बैलेंस एज पर बैंक बुक, उसको बैंक स्टेटमेंट से वेरीफाई कीजिए। चेकिंग ऑफ ऑल एंट्रीज इन रिकंसिलिएशन फ्रॉम सब्सिक्वेंट पीरियड बैंक स्टेटमेंट, चेक क्लियरेंस डेट फॉर चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। इफ चेक नॉट प्रेजेंटेड इन 3 मंथ, गेट द एंट्रीज रिवर्स। ये तीनों पॉइंट एक साथ हैं, मैं आपको तीनों बता चुका हूं। देन बैंक चार्जेस वेरीफाई फ्रॉम बैंक स्टेटमेंट। तो बीआरएस की चेकिंग अलग से 3 मार्क्स में पूछी जा सकती है। टेस्ट सबने दिया था यहाँ, अभी जो सब लोग हैं, टेस्ट दिया आपने? टेस्ट नहीं दिया? दिया टेस्ट? दिया टेस्ट? नहीं दिया, क्यों? आज दे दो बेटा, आपने आज दोगे? ठीक है, आज दे दो। ठीक है, मुझे दे देना बेटा कॉपी, अगर आप लोग के पास हो तो। डन, चलें क्या बीआरएस से आगे? हो गया ये। नेक्स्ट, वैल्यूएशन। कैश का भी वैल्यूएशन करना पड़ता है कि हाँ सर आजकल करना पड़ता है। पहला एक तो है अपना AS11 का पॉइंट, दूसरा वो 2000 का नोट अब वैलिड नहीं, पता नहीं कल 100 का वैलिड होगा कि नहीं। ऐसा चेंजेस होते जा रहे हैं ना, तो हमें देखना है फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट टू कन्वर्टेड एंड ऑल वैलिड करेंसी। ऑल वैलिड करेंसी ही हमारे पास है, ये भी हमें चेक करना है। आज के दौर में ये भी एक पॉइंट हमने ऐड कर दिया। सब पुराने 500 के नोट रखे, बहुत सारे लोगों ने शोकेस में लगा के 1-1 2-2 जी। अरे तो और कहाँ आया मैसेज? अच्छा अभी आया जस्ट। हाँ अपन तो पहले रोक लिया, अच्छा हुआ अपना। तो 9 to 11:30 मैंने रखा था, मैं सोचा था उसको 12 तक भी एक्सटेंड कर लेंगे जरूरत होगी तो, पर अब सर ने रख लिया है तो फाइन, नो प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़े डिस्क्लोजर पर। डिस्क्लोजर कैश का यार, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। सबसे पहले तो बाइफर्केशन दीजिए आप, कैश और कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या चीजें दिखा रहे हैं। तो हमने बात की कैश इक्विवेलेंट में बहुत सारी चीजें होती है, एफडी, चेक्स इन हैंड, डीडी, स्टाम्प। तो ये सबको पहले क्लासिफाई कीजिए। क्लासिफाइड एज कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, चेक ड्राफ्ट इन हैंड, अदर्स।
ये सारा बाइफर्गेशन दीजिए। ईयर मार्क्ड बैलेंस विद बैंक, ईयर मार्क्ड बैलेंस हम बात कर चुके हैं एक बार इसके बारे में। इसका एग्जाम्पल हमने बोला था डिविडेंट वाला बैंक अकाउंट, बराबर है। तो सर ये पैसा है लेकिन शायद उतना फ्री नहीं होगा, तो इसलिए हम इसको अलग से बता रहे हैं। ईयर मार्क्ड बैलेंस विद बैंक, एनी सच बैंक हमें बताना है। बैलेंस विद बैंक हेल्ड एज मार्जिन मनी टू डिस्क्लोज सेपरेटली, ये मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बताया था, फिर से बता देता हूं। हम जैसे आपका एक मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट होता है सेविंग अकाउंट में, वो बोलते हैं सर इतने रुपए तो कम से कम रखने ही पड़ेंगे। तो ऐसे ही अगर हम बैंक से कोई फंडिंग लेते हैं तो बैंक बोलता है कि सर आपको अपने अकाउंट में हमेशा 10 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन करना है। दिस इज व्हाट मार्जिन मनी। ठीक है, नेक्स्ट एफडी मोर देन 12 मंथ मैच्योरिटी टू शो सेपरेटली। फिर ये क्या हो गया, पर एफडी तोड़ाकर तो लिक्विड कैश में कन्वर्ट हो सकती है, पर जेन्युइन प्रोसेस से तो ये 12 महीने बाद मैच्योर होगी, तो इसको सेपरेटली दिखा रहे हैं क्योंकि ये उतना लिक्विड नहीं रहा। फिर तोड़ेंगे तो लिक्विड हो जाएगा, लेकिन अभी इसको सेपरेट दिखा रहे हैं। सो एफडी मोर देन 12 मंथ मैच्योरिटी टू शो सेपरेटली। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का डिस्क्लोजर में सबसे पहले तो बोला सारी चीजें जितनी हैं बांट कर दिखा दो। फिर दो एक जैसे पॉइंट है, एक ईयर मार्क्ड एक मार्जिन मनी। ईयर मार्क्ड क्योंकि यूज नहीं हो पाते हैं अदर पर्पस से, उनको अलग बताओ। मार्जिन मनी किसी कंडीशन के साथ अटैच होते हैं, उनको अलग बताओ। और लास्ट में बोला एफडी 12 महीने से ज्यादा की है तो अलग से दिखाओ। दिस इज ऑल अबाउट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। टेस्ट था कैसा, इजी था भाई आपके तो? हाँ 580 के 2 क्वेश्चन दिए थे मैंने तो 5 में से 2 इजी नहीं थे, बाकी पेपर इजी था। अच्छा ओके, मुझे लगा क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे हो आप। सब्जेक्ट टू 2 क्वेश्चंस ऑफ 580, रेस्ट ऑफ द पेपर वाज टू एंड फेयर। ओहो, ये भी अवॉइड कर दिया आपने। लो, सब अपनी कैपेबिलिटीज में आ जाएगा, डोंट वरी। चलो आगे चले बेटा। इन्वेंट्री, यार ये एक ऐसा आइटम जो इंडिया में बहुत फ्रॉड को लेकर चर्चित है। इन्वेंट्री, जब भी किसी को कुछ गड़बड़ करनी होती है इन्वेंट्री। देखो इन्वेंट्री चीज ही ऐसी है। अभी मेरा एक क्लाइंट है, वो पता है क्या काम करता है, ये जो अपने 2 व्हीलर से अपन होता है ना बीच में सर्विस कराते हैं तो एक काला काला ऑयल निकाल के नया ऑयल डालते हैं वो लोग, है ना, ऑटो ऑयल बोलते हैं उसको। तो मेरा एक क्लाइंट है, उसका बिजनेस है, वो ऐसा बाजार से सारा ऑटो ऑयल परचेस करता है खराब वाला, इसको रीप्रोसेस करता है और फिर से यूजेबल बना देता है, जो कहीं इंडस्ट्रीज में किसी और पर्पस से यूज होता है। अब उसके अंदर भी 3 कैटेगरी है उसकी, ए बी सी ग्रेड। मुझे तो तीनों काले ही दिखते हैं, ये भी काला ऑयल, ये भी काला ऑयल, ये भी काला ऑयल। अगर उसको प्ले करना होगा कुछ तो क्या बोलेगा, नहीं सर ये तीनों ए कैटेगरी है, ए कैटेगरी का रेट ज्यादा है, बी का कम है, सी का उससे भी कम है। तो इन्वेंट्री इज ए एरिया वेयर देयर कैन बी ह्यूज स्कोप ऑफ मिस स्टेटमेंट। तो इन्वेंट्री को अच्छे से चेक किया जाता है। तो पहले तो सबसे पहले इन्वेंट्री का मतलब क्या है। हमारे पास ये बेंचे हैं, टेबल्स हैं, ये इन्वेंट्री है क्या? नहीं। द एसेट हेल्ड फॉर पर्पस ऑफ सेल इज कॉल्ड इन्वेंट्री। एसेट हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ यूज इन द प्रोडक्शन, वो क्या हो जाती है? एसेट। यहां पर दूसरी चीज आएगी, अभी देखो पढ़ते हैं। जो रॉ मटेरियल और वो वाली चीजें होंगी ना, वो यहां कंसीडर कर रहे हैं। तो एसेट हेल्ड फॉर सेल एक तो इन्वेंट्री। यूज फॉर प्रोडक्शन मतलब हम क्या बात कर रहे हैं, वो होते हैं आरएम, रॉ मटेरियल, या मेरे स्पेयर्स। इनको हम यहां पर कैटेगराइज कर रहे हैं, ना कि प्लांट एंड मशीनरी की बात कर रहे हैं। टू बी कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन और सर्विसेज, जितने भी मेरे कंज्यूमेबल होते हैं, कंज्यूमेबल समझते हैं आप, ग्रीस लगा, ऐसा कुछ जो चीजें होती है ना, ये सारी कंज्यूमेबल कहलाती हैं, जो मशीनों को चलने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए आवश्यक होती हैं।
तो इन्वेंट्री का मीनिंग ये आप ऐसे भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पढ़ेंगे, वहां सब बहुत चीजें डिटेल पढ़ लिया क्या? तो 4 पढ़ लिया तो 2 भी नहीं, 2 नहीं पढ़ा। अच्छा, अभी 26 पढ़ लिया आपने, पढ़ लिया ना? पढ़ लो, क्योंकि मैं आज इंटेंजिबल एसेट कवर करने वाला था, मैंने उसको स्किप किया कि आप एज 26 हो गया कि नहीं हो गया ये चेक करेंगे। चलो ठीक है। अब बताओ इन्वेंट्री का एग्जिस्टेंस। यार ऐसे 501 पढ़ा है क्या अपन ने? कारो पढ़ा है क्या अपन ने? इन्वेंट्री के फिजिकल वेरिफिकेशन को लेकर कोई 10 पॉइंट बताएं। इन दोनों से ही बन जाने चाहिए 10 पॉइंट तो आपके। 501 में हमने कितनी सारी चीजें पढ़ी थी सर? मैनेजमेंट वेरिफिकेशन करेगा, हम प्रेजेंट हो जाएंगे, प्रेजेंट होकर क्या करेंगे सर? उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उनके मेथड्स क्या हैं, कुछ हम टेस्ट काउंट कर लेंगे, ये सब पढ़ा था ना अपन ने। फिर हमने ये भी पढ़ा सर थर्ड पार्टी के पास इन्वेंट्री है तो उससे हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले लेंगे। ये सब ऐसे 501 में पढ़ा हमने, ये सब इन्वेंट्री के वेरिफिकेशन की तो बात थी। फिर कारों में क्या पढ़ा था सर? मैनेजमेंट को रीजनेबल इंटरवल में वेरिफिकेशन करना है। क्या कोई डिस्क्रिपेंसी मिली? क्या मिली तो बुक्स ऑफ अकाउंट में करेक्ट कर ली क्या? हो गए ना इतने सारे पॉइंट अपने पास फिजिकल वेरिफिकेशन के। एग्जिस्टेंस, अटेंड फिजिकल वेरिफिकेशन कंडक्टेड बाय मैनेजमेंट। फिर मैंने ऐसे 501 का रेफरेंस लेके ये सारे पॉइंट यहां पर लिख दिए। अटेंड फिजिकल वेरिफिकेशन कंडक्टेड बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ने जो फिजिकल वेरिफिकेशन किया है उसे अटेंड करना है, ऐसा कौन कहता है? ऐसे 501 कहता है सर। फिर ऐसे 501 ने क्या बताया? हम अटेंड होके क्या करेंगे? हम मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शन को देखेंगे, रिकॉर्ड्स ऑफ इन्वेंट्री देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे प्रोसेस, कुछ टेस्ट काउंट करेंगे, प्रॉपर टैगिंग है या नहीं। टैग जानते हैं आप? आपने कॉस्टिंग की थ्योरी में एक वर्ड पढ़ा है क्या? बिन कार्ड, पता है बिन कार्ड? तो वैसा ही होता है, ये बिन कार्ड वाली ही चीज है। ये इन्वेंट्री को टैग कर सकते हैं। प्रॉपर सुपरविजन होना चाहिए। सो एग्जिस्टेंस के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड करना है। देन इन्वेस्टिगेट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस। इन्वेस्टिगेट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस। फिजिकल वेरिफिकेशन में डिफरेंसेस अगर मिले हैं तो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस को आप रीजन चेक कीजिए। अकाउंटिंग सिस्टम दो तरह के होते हैं, पीरियोडिक और परपेचुअल। पीरियोडिक जिसमें एक पीरियड पर्टिकुलर के बाद एंट्री की जाती है, दूसरा परपेचुअल जो रनिंग ऑनलाइन हमेशा की जाती है। अगर पीरियोडिक होगा तो वेरिफिकेशन एंड में करना पड़ेगा और परपेचुअल है तो एनी टाइम कर सकते हैं। तो ये भी एक फिजिकल वेरिफिकेशन का पॉइंट। एग्जिस्टेंस हमने चेक की, 3 पॉइंट हमने बनाए मेजरली कि मैनेजमेंट द्वारा जो फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा वो अटेंड करना है। उसमें ऐसे 501 वाले सारे पॉइंट डाल दिए। फिर इन्वेस्टिगेट करेंगे सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस को। यहां पर एक पॉइंट ऐड कर दीजिए, ऐसा लिखिए कारो 2020। अब कारो तो हमको रिपोर्ट करना होता है, लेकिन कारो के पॉइंट यहां लिखने हैं, इसलिए वो रेफरेंस लिखा है मैंने। आपको कारो 2020 नहीं लिखना है। तो कारो 2020 में क्या पॉइंट थे अपने पास कि सर जो डिस्क्रिपेंसीज मिली हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर करेक्ट हुई कि नहीं हुई, ये हमें देखना है। और जो फिजिकल वेरिफिकेशन वाला हमारा एक पॉइंट था रीजनेबल इंटरवल, वो भी आप यहां पर ऐड कर दीजिए कारो 2020 के पॉइंट। हमने कारो इसीलिए पहले पढ़ा इस चैप्टर के कि वहां के बहुत सारे पॉइंट यहां पर एज इट इज यूज होते हैं।
चलें आगे। हमने कट ऑफ प्रोसीजर के बारे में बात की थी, कहाँ कहाँ लगता है? सेल, परचेज, इन्वेंट्री, ये 3 आइटम, इससे रिलेटेड है डेटर्स और क्रेडिटर्स। अब अपन इन्वेंट्री की चेकिंग कर रहे हैं तो ये तो मेन आइटम है कट ऑफ के लिए। हाउ यू विल अप चेक द कट ऑफ प्रोसीजर? कैसे चेक करोगे बताओ, आपको ही बताना है। क्या क्या आपने कंट्रोल बोला? कट ऑफ में कंट्रोल कैसा आ गया बेटा? देखो कट ऑफ में अब तक अपन ने कट ऑफ एक बार पढ़ लिया है, नहीं 2 बार पढ़ लिया है। हमने ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल दोनों के टाइम बात की। वहां हमने क्या बात की थी कि लास्ट 5-10 डेज के ट्रांजेक्शन्स चेक करेंगे। तो यहां पर भी ऐसा ही होगा, इन्वेंट्री में लास्ट कुछ 5 दिन के ट्रांजैक्शन या लास्ट कुछ 10-20 ट्रांजैक्शन चेक करेंगे। ये देखेंगे कि क्या ये इन्वेंट्री में शामिल हो गए हैं तो रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया है क्या। और इन्वेंट्री तो दोनों चीजों से बढ़ेगी घटेगी, सेल से घटेगी, परचेज से बढ़ेगी। तो यहां दोनों के पॉइंट लिख सकते हैं। सर हम लास्ट 5-10 डेज की डिस्पैचेस और गुड्स रिसीव देखेंगे, रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो गया है तो इसको ऐड होना चाहिए, रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो गया है, बेच दिया है तो रिड्यूस होना चाहिए। कट ऑफ ऐसे ही होगा ना। तो लास्ट 10 ट्रांजेक्शन, लास्ट 5 डेज के ट्रांजेक्शन, वो आपको चेक करना है, ये पॉइंट आना जरूरी है। कट ऑफ प्रोसीजर, लास्ट 5-10 ट्रांजेक्शन्स के डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए, डिस्पैच चेक कीजिए, शिपिंग बिल देखिए, बिल ऑफ एंट्री देखिए। क्या अभी से कुछ लोग फर्स्ट ग्रुप पर ही शिफ्ट हो गए हैं क्या? ऐसे बच्चे हैं क्या क्लास में? नहीं ना। टेस्ट देने वाले बच्चे कम हो गए, क्लास में आने वाले भी बहुत कम हो गए, इसलिए मैंने ऐसा पूछा कि क्या शिफ्ट हो गए हैं क्या लोग। चलिए नेक्स्ट, परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर। वेरी गुड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनालिटिकल प्रोसीजर। हमने 3 चीजें लिखी है यहां पे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री से टोटल असेट का रेशो, इसको वर्टिकल एनालिसिस भी बोलते हैं। वर्टिकल एनालिसिस मतलब बैलेंस शीट की एक ही साइड पर हमने लगाया, इन्वेंट्री का टोटल असेट से रेशो या परसेंटेज निकाला और पिछले साल का भी ऐसा निकाला, उससे कंपेयर किया। सो इन्वेंट्री टू टोटल एसेट, इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसको वर्टिकल एनालिसिस भी कहते हैं। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो देखा, वर्टिकल एनालिसिस किया और कंपेयर किया बजट वर्सेस एक्सपेक्टेशन से, बजट या एक्सपेक्टेशन से कंपेयर किया। हमने एक बिजनेस प्लान बनाया होगा, वो बजटेड होता है, वहां एक इन्वेंट्री का लेवल होगा, अभी उसके सामने एक्चुअल क्या चल रहा है, ये हम कंपेयर कर सकते हैं। सो एनालिटिकल प्रोसीजर में हमने जो 4-5 चीजें पढ़ी थी, वो उसमें से 2-3 यहाँ यूज हो गई। हमने रेशो देखा, एनालिसिस किया और कंपैरिजन भी किया। कंप्लीटनेस के लिए एक और चीज क्या कर सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये भी एनालिटिकल प्रोसीजर का ही पार्ट है। आपको पता है ना, नॉन फाइनेंशियल डेटा हम एनालिटिकल प्रोसीजर में यूज करते हैं, जैसे नंबर ऑफ एम्प्लॉय, रेंट की बात की थी हमने स्पेस से। नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के आधार पर भी आप एनालिटिकल प्रोसीजर लगाइए। क्वांटिटी या वेट, सर पिछले साल आपके पास 1 लाख क्विंटल अनाज था, सर इस बार 50,000 क्विंटल ही क्यों है, ऐसा आप क्वांटिटी, नॉन फाइनेंशियल डेटा का भी कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये एनालिटिकल प्रोसीजर का ही पॉइंट है।
कंप्लीटनेस के अंदर एक हमने लिखा कि अगर थर्ड पार्टी के पास कोई इन्वेंट्री रखा है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कैसा, हमने बोला सर कंसाइनमेंट हो सकता है, हमने बोला सेल और अप्रूवल बेसिस हो सकता है। इन सब रीजन से अगर कहीं पर गुड्स रखा है, अगर इसकी सेल बुक नहीं हुई है, देन इट विल बी फॉर्म पार्ट ऑफ आवर इन्वेंट्री। तो देखो आप थोड़ा सा इसको लॉजिकली लिखोगे ना, तो एक दो पॉइंट जो आपने नहीं पढ़े होंगे ना, वो भी बहुत रिलीवेंट आप यहाँ पर बनाकर आ सकते हो। तो थोड़ा सा ऐसा समझ समझ के ही चलना पड़ेगा, बस हेडिंग अपने को याद रखना पड़ेंगे। जैसे हमने कुछ चीजें रूल बनाया, कंप्लीटनेस में ही कट ऑफ को डालना है, फिजिकल वेरिफिकेशन हमेशा एग्जिस्टेंस में आएगा, एक्सटर्नल कंफर्मेशन हमेशा एग्जिस्टेंस में आएगा। बाकी आपकी अकाउंटिंग की नॉलेज, एसेस की नॉलेज, कारों में कोई पॉइंट है तो उसे यहां पर लेकर आना, इस तरह से सारे पॉइंट हम कवर करेंगे। ओनरशिप और राइट, इन्वेंट्री के रेस्पेक्ट में हमारी ओनरशिप या राइट चेक करना है। कंसाइनमेंट स्टॉक टू बी केप्ट सेपरेट, ये क्या बात हो रही है, जो हमारे पास एज ए कंसाइनमेंट आया हुआ है उसकी बात हो रही है कि उसको अलग रखो भाई, उसको, वो अपना नहीं है। इनवॉइसेस कुछ वेरीफाई कर सकते हैं, थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन ले सकते हैं, मटेरियल परचेज का कोई एग्रीमेंट है तो वो रेफर कर सकते हैं। इस बार कारों से इन्वेंट्री का ही क्वेश्चन आया था, इन्वेंट्री का नहीं, सॉरी, उसका आया था अपना क्या, वो कैश क्रेडिट मोर देन 5 करोड़ वाला, वो पॉइंट आया था, बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच होना चाहिए। ओनरशिप या राइट में हमने 3-4 पॉइंट लिख लिए। कंसाइनमेंट स्टॉक, अगर हमारे पास कुछ है तो उसको हमारी इन्वेंट्री से अलग रखना है। इनवॉइसेस से हम हमारी परचेजेस वेरीफाई कर सकते हैं नियर टू द डेट ऑफ बैलेंस शीट वाली। कंफर्मेशन थर्ड पार्टी से लेंगे अगर कुछ स्टॉक उनके पास रखा है, और मटेरियल परचेज एग्रीमेंट अगर कोई फर्म एग्रीमेंट किया हुआ है तो आप उसको रेफर कर सकते हैं, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा इन्वेंट्री अपनी। वैल्यूएशन, ये समझते हैं आप, फीफो लीफो वेटेड एवरेज कौन सा फॉलो करना चाहिए, फीफो की लीफो की वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज। अभी आपको सत्य घटनाओं पर आधारित हमारे ऑफिस का एक किस्सा बता रहा हूँ आपको। हमारे टैली के अंदर बाय डिफॉल्ट वेटेड एवरेज ही चलता है, टैली में बाय डिफॉल्ट वेटेड एवरेज ही चलता है। लेकिन कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जहां पर आपको बैलेंस शीट डेट पर वाकई में कॉस्ट और एनआरवी को देखना पड़ता है, जैसे स्टील सेक्टर। स्टील में कैसा होता है, स्टील के अंदर पूरे भारत में 2-4 ही बड़े प्लेयर हैं जो स्टील सप्लाई कर रहे हैं, जैसे एसआर हो गया, जिंदल हो गया, ये लोग बड़े बड़े प्लेयर हैं, या फिर इंपोर्ट होता है। तो इन लोग के पास इतने ऑर्डर होते हैं कि ये 2-2, 3-3, 4-4 मंथ एडवांस में ऑर्डर लेते हैं, उसी को माल देते हैं। अगर मैंने आज ऑर्डर दिया कि सर मेरे को है ना जनवरी के अंदर इतना माल चाहिए, तो वो चेक करके बताएंगे कि जनवरी में आपको दे पाएंगे क्या, नहीं तो बोलेंगे फरवरी वाले में आपका ऑर्डर लेंगे। तो मैंने आज माल बुक कर दिया जो फरवरी में मिलेगा, तो आज की रेट से फरवरी में बुक हुआ, अचानक से कुछ प्राइसेस स्लैश हो गए मार्च के अंदर, तो मेरा माल तो ज्यादा वैल्यू का रखा है, मार्च में कम हो गई। अब अगर आप वेटेड एवरेज से जा रहे होंगे तो आपकी बुक्स में तो ज्यादा वैल्यू आ रही है, करेक्ट है ना, वो ज्यादा वैल्यू आ रही है आपकी बुक्स में। तो इसलिए ये बाय डिफॉल्ट टैली में वेटेड होता है। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में अपने क्लाइंट के यहाँ ऑडिट करने जाए ना, जरूर देखिएगा इस पॉइंट को, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, हम हमेशा इसमें बहुत सारी क्वेरीज निकालते हैं। तो अगर आपके क्लाइंट के यहाँ पर लास्ट डेट पर जो स्टॉक है वो इस नेचर का है कि यहाँ पर मार्केट प्राइस से कंपैरिजन करने की जरूरत है, तो आप क्या करेंगे, लेटेस्ट भाव पूछिए या लेटेस्ट परचेस का बिल देखिए, फिर अपने क्लोजिंग स्टॉक में जो वैल्यू आ रही है वो किस रेट की है उससे कंपेयर कीजिए, क्योंकि आपको तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पर जाना है। तो वैल्यू देखिए पहले कि फीफो पर बेस्ड आ रही है कि वेटेड एवरेज, ये चेक कीजिए।
फिर अब हमारे पास तीन तरह के स्टॉक होते हैं, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स। तो ये तीनों का वैल्यूएशन कैसे करना है ये आपको प्रवीण सर ऑलरेडी सिखा चुके हैं। कॉस्टिंग पढ़ते हो आप, कॉस्ट शीट, कॉस्ट अट्रीब्यूटेबल टू दैट स्टेज, ऐसा सब फंडा होता है ना आपका। तो रॉ मटेरियल परचेस किया तो परचेस की कॉस्ट, फ्रेट उसमें जुड़ जाएगा। अगर कोई ऐसी ड्यूटीज और टैक्सेस हैं विच आर ऑफ नॉन रिफंडेबल नेचर तो वो ऐड हो जाएंगी। जैसे एग्जांपल, मैंने कुछ इंपोर्ट किया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ कस्टम ड्यूटी लगाती है, उसका मुझे कहीं पे कोई रिबेट नहीं मिलता, कोई वापस नहीं देता, इन्वेंट्री की मटेरियल कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। लेकिन मैंने सर कुछ इंडिया में परचेस किया, सामने वाले ने GST लगा के दिया, ये तो मैं ITC क्लेम कर लूंगा, तो क्या ये जुड़ेगा? नहीं, ये बिल्कुल कॉस्ट में नहीं जुड़ेगा। तो हमने बोला ऑल एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इंक्लूड करना है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं तो हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का बेसिस चेक करेंगे। कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर उसके हिसाब से वैल्यू होगा रॉ मटेरियल। ऑब्सोलीट आइटम्स एट NRV, ऑब्सोलीट आइटम समझते हैं ना आप, बहुत पुराने हो गए, आउटडेटेड हो गए, हमने तो कोई चीज खरीद के रखी थी लेकिन अब सर उसकी डिमांड ही नहीं आ रही, वो ऑब्सोलीट हो गई मार्केट से, आज बेचने जाऊंगा तो 10 रुपए मिलेंगे, तो चलो भैया 10 रुपए पे वैल्यू करो आप इसको। देन टेस्ट चेक प्राइजेस फ्रॉम इनवॉइसेस, ये हमने बात की रॉ मटेरियल की, ये हमने बात की रॉ मटेरियल की। फिर WIP में स्टेज ऑफ कंप्लीशन देखना है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन। देन एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इंक्लूडेड, ओवरहेड इंक्लूडेड, ये आपकी कॉस्ट शीट से आता है WIP। देन एनी एबनॉर्मल लॉस नॉट टू इंक्लूडेड, ये भी आप समझते हैं, नॉर्मल लॉस कॉस्ट का पार्ट होता है, एबनॉर्मल स्टैंडर्ड कॉस्ट शीट में नहीं आएगा, अलग आएगा एबनॉर्मल। फिनिश गुड्स, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कितने इंक्लूड हो गए, क्योंकि फिनिश गुड्स से तो सारी चीजें शामिल हो जानी चाहिए, और कॉस्ट और NRV को कंपेयर करना। तो तीन ब्रॉड कैटेगरी बनाई, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स। इसमें कुछ डाउट है पहले तो वो पूछिए। नेक्स्ट है स्लो मूविंग, ऑब्सोलीट और डैमेज्ड स्टॉक का वैल्यूएशन। सबसे पहले तो उसकी एजिंग हमें पता करनी चाहिए। एजिंग हमारे इन्वेंट्री की एजिंग हम पता करने की बात कर रहे हैं। अगर कोई स्टॉक बहुत लंबे टाइम से रखा है तो उसको क्या बोलेंगे? स्लो मूविंग आइटम या फिर नॉन मूविंग आइटम। हम जितने भी स्टॉक ऑडिट करने जाते हैं वहां पर ये एक बड़ा डिस्कशन का पॉइंट होता है, और इसको हमेशा हम हमारी स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट में डालते हैं कि सर इतना स्टॉक स्लो मूविंग है। क्यों डालते हैं, क्या रीजन है स्लो मूविंग और नॉन मूविंग को रिपोर्ट करने का? सॉरी, रिड्यूस करनी पड़ेगी वैल्यू। स्लो मूविंग या ऑब्सोलीट, जो आइटम स्लो मूविंग है या नॉन मूविंग है, इसका मतलब है यार कहीं ये ऑब्सोलीट तो नहीं है, चेक करो इसको, तो हम गुड इन्वेंट्री में लेके वैल्यू कर रहे हैं, ज्यादा वैल्यू पर दिखा रहे हैं बैलेंस शीट में, हो सकता है कि ये बहुत ही कम वैल्यू पर बिके, इसीलिए हमने क्या मांगा, सर आप एजिंग ऑफ इन्वेंट्री दीजिए। फिर एक लिखा है रिप्लेसमेंट कॉस्ट वर्सेस रिकॉर्डेड कॉस्ट। क्या होता है, थोड़ा समझाओ कोई। तो बेसिकली NRV जैसा कंपैरिजन है, इसी तरह की बात यहाँ पर लिखी है कि हमारे को क्या रिप्लेसमेंट कॉस्ट वर्सेस रिकॉर्डेड कॉस्ट। देन कॉस्ट NRV विच एवर इज लेस, ठीक है, ये एस के अकॉर्डिंग लिख दिया। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो देख लीजिए। अच्छा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का क्या फॉर्मूला है, पढ़ लिया क्या आप लोगों ने? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऐसा कुछ है, हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय, ठीक है। तो मुझे ये बताओ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो ज्यादा अच्छा कि कम? हाँ जी, मॉडरेट। अरे अच्छी बात है ना, मेरा सारा माल जल्दी बिक रहा है,
भंवरी लाल स्वीट वाला इज वेरी हैप्पी एवरीडे, शाम को मिठाई खत्म हो जाती है। हायर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज गुड और नॉट गुड? गुड, गुड, हेल्दी साइन, हेल्दी साइन, हेल्दी साइन है कि आपका इन्वेंट्री जल्दी टर्न अराउंड हो रहा है। अगर लोअर है इसका मतलब है कि आपके पास स्लो मूविंग और ऑब्सोलीट स्टॉक हो सकता है इन्वेंट्री में। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी अपन बात कर रहे हैं, समझ में आई क्या बात? अगर किसी का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अनरीजनेबली लो है, बहुत कम है, अगर किसी का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बहुत कम है, इट मींस कि उनकी इन्वेंट्री में बहुत सारा ऑब्सोलीट या स्लो मूविंग आइटम हो सकता है, तभी तो टर्न अराउंड नहीं हो रहा। पूरा टर्न अराउंड होगा तो बहुत अच्छी बात है ना। जिसके यहाँ पे रोज सब माल बिक जाता है, मतलब वो अच्छा ना यार, वो अच्छा है ना। जिसके यहाँ 8-8 दिन नहीं बिकता तो वो कम अच्छा है ना यार। तो ऐसा ही हम बात कर रहे हैं। तो स्लो मूविंग, ऑब्सोलीट और डैमेज में हमने 3-4 पॉइंट पढ़े। एजिंग देखेंगे, रिप्लेसमेंट कॉस्ट और रिकॉर्डेड कॉस्ट के कंसेप्ट को देखेंगे, कॉस्ट एनआरवी देखेंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो देखेंगे। इफ इट इज लो देन चांसेस ऑफ obsolete stock included in inventory, then chances that obsolete stock included in inventory. डिस्क्लोजर शेड्यूल 3 पार्ट 1 पहले क्लासिफिकेशन कर दीजिए, हर प्रजाति अलग से बता दीजिए। रॉ मटेरियल इतना, WIP इतना, फिनिश गुड्स इतना, स्टॉक इन ट्रेड इतना, स्टोर स्पेयर इतना, लूज टूल्स इतना। गुड्स इन ट्रांजिट है तो बता दीजिए, मोड ऑफ वैल्यूएशन को डिस्क्लोज कर दीजिए। तो यार हमने इन्वेंट्री में कौन कौन से असर्शन कवर किए यार? एग्जिस्टेंस और ओनरशिप, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, डिस्क्लोजर। जनरली एसेट के अंदर यही सब रहेंगे अपने पास। एग्जिस्टेंस के हमारे पास क्या कॉमन पॉइंट होते हैं? ईसी, फिजिकल वेरिफिकेशन। फिर हमने क्या किया? हमने बोला फिजिकल वेरिफिकेशन की बात 2 लोगों ने करी थी यार, एक कारो ने और एक 501 ने, दोनों के पॉइंट लगा दिए। ईसी यहां पर नहीं था एप्लीकेबल, हमने हटा दिया। अगर कोई और डेटर क्रेडिटर इस तरह की बात होती तो इसी पे आते हैं। ये तो अपन हाथ लगा के खुद वेरीफाई कर सकते हैं, तो इसी पे क्यों जाएं? यहाँ पर एक ही यूनिक केस था, हमने बोला इन्वेंट्री लाइन विद थर्ड पार्टी, वहां इसी लिया, ठीक है, उतने पॉइंट तक वैलिड। ओनरशिप, हर जगह ओनरशिप के लिए हमारे पास क्या होते हैं? टाइटल के डॉक्यूमेंट होते हैं। यहाँ पर भी हमने उस चीज को कैसे देखा? सर हमारे पास जो रखा है कंसाइनमेंट वाला तो नहीं है, हमने इन्वेंट्री के लिए इनवॉइस चेक किए, हमने एग्रीमेंट की बात की, ऐसी सब चीजें देखी। कंप्लीटनेस में हमेशा हम 2-3 पॉइंट को शामिल कर रहे हैं। एक है कट ऑफ, इफ इट इज सेल, परचेज, डेटर, क्रेडिटर, इन्वेंट्री, देन ओनली कट ऑफ विल कम इनटू पिक्चर, अदरवाइज नॉट। और क्या चेक कर रहे हैं अपन? कंप्लीटनेस कैसे इंश्योर कर रहे हैं अपन? कंप्लीटनेस में हमेशा हम एक पॉइंट लिख रहे हैं, ऑब्टेन लिस्ट फ्रॉम मैनेजमेंट। अगर डेटर, क्रेडिटर, इन्वेस्टमेंट ऐसी कोई भी चीज है, हम क्या बोलेंगे? ऑब्टेन लिस्ट फ्रॉम मैनेजमेंट। फिर उसके अंदर मूवमेंट को ट्रेस करते हैं, मूवमेंट को ट्रेस करते हैं। तो यार ये ऐसे ही आप ना बार बार ये 5 असर्शन लिखिए किसी भी पॉइंट को पढ़ने के बाद। एक रफ पेज लो, मैंने जगह नहीं छोड़ी है, ये 5 लिख के सब में 2-2, 3-3 लाइन छोड़ दो। उसके बाद एग्जिस्टेंस में मेरे हिसाब से क्या 4-5 बढ़िया वाले रिलेवेंट पॉइंट आ सकते हैं। कंप्लीटनेस में क्या आ सकते हैं? वैल्यूएशन में क्या आ सकते हैं? अगर आपने ऐसा 4 आइटम का कर लिया, आपकी रेड ग्रेवी और कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा कि यार ये 4 पॉइंट सब जगह ठोकने, ये 3 पॉइंट यूनिक है जो यहीं आएंगे। समझ रहे हैं आप? क्योंकि इस चैप्टर के अंदर रट तो सकते नहीं है इतना सारा अपन, तो थोड़ा याद करने के लिए अपनी ट्रिक्स आपको डेवलप करनी पड़ेंगी। वैल्यूएशन में हम हमेशा क्या बात करेंगे? क्या कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्पेसिफिक इसकी बात कर रहा है क्या? तो यहाँ हमने बोला AS2।
फिर हमने अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाया उसके अंदर। इन्वेंट्री था तो भाई रॉ मटेरियल होगा तो अलग, WIP होगा तो अलग, FG होगा तो अलग, तीनों में कॉस्ट शीट लगा दिया आपने। सर कॉस्ट इंकर्ड टिल दिस स्टेज, WIP है तो कंप्लीशन की स्टेज देखेंगे, ओवरहेड वगैरह है क्या उसकी बात करेंगे, एबनॉर्मल खर्चे को नहीं जोड़ेंगे, FG है तो कॉस्ट NRV पे, सारी कॉस्ट इंक्लूड हो गई है ना। डिस्क्लोजर ये रटना पड़ेगा, इसमें सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट है, शेड्यूल 3। एक पॉइंट और जो कॉमन जैसा बन सकता है वो क्या होता है, क्लासिफिकेशन। हर चीज को हम क्लासिफाई करते हैं। जब कैश की बात करी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की, तो बताया इसमें क्या क्या प्रजाति शामिल है। इन्वेंट्री की बात की तो बताया इसमें कौन कौन सी इन्वेंट्री शामिल है, RM, FG, ऑब्सोलीट, ये मेथड ऑफ वैल्यूएशन क्या था। तो डिस्क्लोजर में ऐसे कुछ कॉमन पॉइंट हमेशा बन जाएंगे। समझ में आ रहा है। तो यार ये चैप्टर को ऐसा कंसेप्ट डेवलप करते करते पढ़िए, रोज देखिए, बहुत जरूरी है ऐसा करना। अब बात करते हैं एक और छोटे से टॉपिक की, छोटा नहीं बड़ा टॉपिक, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, PPE। इसके अंदर एक स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, पढ़ लिया क्या आपने? ओके। PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पहले हम इसको फिक्स्ड एसेट के नाम से जाना करते थे। फिर शेड्यूल 3 ने बोला नहीं, कई की फिक्स्ड एसेट, फिक्स तो कुछ है ही नहीं दुनिया में, तो इसको नाम दे दिया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब सबसे पहली चीज तो हमें ये देखनी चाहिए कि कौन सी चीजें कैपिटलाइज होंगी। तो हमारा पहला यहाँ पर जो लॉजिक हमें चेक करना चाहिए, वेदर दिस एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू और कैपिटल, वेदर दिस एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू और कैपिटल। तो सबसे अटमोस्ट क्राइटेरिया तो यही हो गया चेक करने का। इस बार के एग्जाम में क्वेश्चन था, there are certain revenue expenditure which are qualified as capital expenditure in certain situation। उनके एग्जाम्पल पूछे थे, जैसे आप बताओ, मैंने आपको एक एक्सपेंस बोला, सर लेबर एक्सपेंस, ठीक है, लेबर चार्जेस, बताइए क्या ये रेवेन्यू है कि कैपिटल है? जनरली रेवेन्यू, जनरली रेवेन्यू। सर मैंने एक ये AC मंगवाया, इसको इंस्टॉल करवाने के लिए लेबर चार्जेस दिए 500 रुपए, अभी कैपिटल हो गया? हाँ हो गया। फ्रेट जनरली रेवेन्यू है। सर इस फ्रेट, इस AC को लोटस के शोरूम से यहां तक आने में 400 रुपए भाड़ा लगा, कैपिटलाइज। देर आर सर्टेन expenses which are essentially of revenue nature, but in certain circumstances if they incurred in relation to PPE then they will be added in the cost of PPE। ऐसे खर्चों के एग्जाम्पल बताइए। तो ऐसे खर्चों के एग्जाम्पल इस एग्जाम में पूछे थे। क्या हमारा हेडिंग है? रेवेन्यू एक्सपेंसेस। वो क्या है? एसेंशियली इन nature of revenue, but if incurred in relation to PPE then capitalized। ऐसे खर्चों के एग्जाम्पल हमें लिखना है। पहला हमने बोला लेबर चार्जेस, दूसरा हमने बोला फ्रेट, और बोलिए व्हाट एल्स? When repair to be capitalized, tell me? Repair if enhance the life or productivity। यस तो हो सकता है। प्रोफेशनल फीस, ये भी हो सकता है। प्रोफेशनल फीस, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपने कोई सर्टिफिकेशन लिया फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटलाइजेशन और एनीथिंग, तो यहाँ पर ऐड हो सकता है वो प्रोफेशनल फी। और एक बहुत खास चीज भूल रहे हैं आप, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट A16 है एक बोरोइंग कॉस्ट को लेकर। मान लीजिए आपने एक प्लांट लगाने के लिए बहुत बड़ा बैंक से लोन लिया 50 करोड़ का। अब ये प्लांट 1 साल के अंदर बनेगा,
लोन कंपनी ने को मिल गया है, उसके ऊपर ब्याज लग रहा है, ये ब्याज टिल द टाइम दिस एसेट इज नॉट रेडी टू यूज, तब तक आप उस इंटरेस्ट को कैपिटलाइज कर पाएंगे। तो हमने बोला इंटरेस्ट। टेस्टिंग के खर्चे होते हैं, ट्रायल रन जिसे बोलते हैं, वैसे जनरली एसेंशियली कैपिटल ही होता है, वो इसको नहीं लिखते हैं अपन। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे, ऐसे कुछ जनरल सैलरी भी आप लिख सकते हैं, एक और खर्चा सैलरी एम्प्लॉयज की, ऊपर हमने लेबर चार्जेस लिखे थे, एम्प्लॉयज की सैलरी। एक प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन है, तब तक की सैलरी कैपिटलाइज होगी, तब तक की सैलरी कैपिटलाइज होगी, उसे बोलते हैं प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस। इलेक्ट्रिसिटी या एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस टिल दैट प्लांट कैपिटलाइज। ये इस अटेम्प्ट में पूछा है बट आपको क्वेश्चन, अभी जो नवंबर 23 में पूछा है ये क्वेश्चन, और ये डिस्कशन अब मॉड्यूल से हट गया है, इसलिए मैंने मेन नोट्स में यहाँ जो आपसे शेयर करने वाला हूँ यहाँ नहीं लिखा, यहाँ सिर्फ हेडिंग लिखा है रेवेन्यू और कैपिटल चेक कीजिए। पर ये एक जनरल टॉपिक है, कभी भी पूछा जा सकता है, एक नॉर्मल कंसेप्ट है, तो हमने ये बात कर ली। ठीक है, अब आगे आते हैं। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉर पीपी, कब आपको पीपी को रिकॉग्नाइज करना चाहिए? तो हमने दो बातें यहाँ पर थंब रूल हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है। किसी भी असेट को या किसी भी आइटम को पीपी मानने के लिए उसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होने चाहिए, और कॉस्ट ऑफ आइटम कैन बी मेजर्ड रिलायबली। अगर कॉस्ट रिलायबली मेजर नहीं होगी तो बुक्स में कैसे लेंगे? नहीं ले सकते। और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होने चाहिए, तभी तो एसेट बनेगी, तभी तो ओवर द ईयर्स की बात होगी। अगर किसी चीज के बेनिफिट सिर्फ करंट ईयर में है तो फिर वो पीपी के लिए क्लासिफाई नहीं होती। सो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉर पीपी में दो मेन थंब रूल, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होने चाहिए और कॉस्ट डिटर्मिनेबल होनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ आइटम में क्या क्या शामिल होगा सर? सर एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट शामिल होगी, और वो सारी सब्सीक्वेंट कॉस्ट जो उसके अंदर कुछ एडिशन के लिए है, रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट के लिए है, या सर्विसेज में लगी है, वो सारी कॉस्ट शामिल होगी। कॉस्ट ऑफ आइटम। चलिए यहीं तक पढ़ रहे हैं हम, पीपी कल वापस पूरा स्टार्ट करेंगे।